A very good morning to all of you. I am Dr. Ranjita and you all are welcome to Study IQ. आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 6 हिस्ट्री एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 9 के बारे में। तो इस चैप्टर का टाइटल है ट्रेडर्स, किंग्स एंड पिलग्रिम्स। सो लेट्स स्टार्ट। अगर आपका कोई स्पेसिफिक सवाल है तो आप मुझे इस ईमेल एड्रेस पर मेल कर सकते हैं। ये मेरा इंस्टाग्राम लिंक है, आपको क्विक रिप्लाईज के लिए आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। ये मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है। इस टेलीग्राम चैनल पर आपको मेरे सभी लेक्चर्स के पीडीएफ मिल जाएंगे जिनको आप रिवीजन के लिए डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप मेरे बाकी के लेक्चर सीरीज भी देखना चाहते हैं तो उन सब के लिंक भी आपको इसी टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। इस चैप्टर से पहले, जैसा कि मैं आपको हमेशा बताती हूँ, हर चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं उसके प्रीवियस चैप्टर्स के बारे में आपसे एक ब्रीफ डिस्कशन करती हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, क्लास 6 की जो एनसीईआरटी है, इट डील्स विद द एंशिएंट इंडिया। तो अभी तक जो है हम लोग स्टोन एज के बाद हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन का बात किया, जो कि 3500 बीसी से लेके 1500-1700 बीसी तक चलती है। उसके बाद आते हैं आर्यन इन्वेजन होता है, जिसको हम वैदिक एज बोलते हैं, जो कि अर्ली वैदिक और लेटर वैदिक एज में क्लासीफाई किया था, जिसको हमने वैदिक एज के बाद हमने पढ़ा था अराउंड 500-600, जो 600 बीसी तक जो है लेटर वैदिक एज खत्म होती है। 600 बीसी से लेके हमने पढ़ा था बुद्धिज्म और जैनिज्म के बारे में। फिर 300 बीसी के आसपास आगमन होता है मौर्यन एम्पायर का। तो मौर्यन एम्पायर जो था अभी तक का सबसे बड़ा एम्पायर रहा, जो कि पूरे उसने ऑलमोस्ट पैन इंडिया को उसने कवर किया। सिर्फ और सिर्फ अगर हम लास्ट के सिर्फ सदर्न इंडिया को छोड़ दें, जहाँ पे चोलास, चेराज और पांड्यास का था, उसको छोड़ के बाकी एंटायर इंडियन सब कॉन्टिनेंट वॉज अंडर द रूल ऑफ मौर्यंस। तो एट द टाइम ऑफ अशोका। उसके बाद जो है मौर्यन साम्राज्य डिक्लाइन हो जाता है। फिर अगर हम ऊपर उधर की बात करते हैं तो वहाँ पे छोटे छोटे शुंगा डायनेस्टी, कन्वा डायनेस्टी और सतवाहनास आते हैं। बट डाउन साउथ जो है वहाँ पे कौन था? वहाँ पे थे 3 किंगडम्स थे, जिसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने के लिए जा रहे हैं। हम इसमें संगम एज की बात भी करेंगे। तो संगम एज जो है वो साउथ इंडिया डाउन में चल रही है। उस टाइम पे जो टाइम पीरियड है 300 बीसी के आसपास से लेके 200-300 एडी तक जो है वो संगम एज का पीरियड चलता है। तो इसके बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं। अगर हम बात करते हैं, जैसा कि स्लाइड में लिखा हुआ है, इस चैप्टर में स्लाइड्स में आपको कुछ ज़्यादा डिटेल मिलेगा, बट मैं आपके साथ सिर्फ उतना ही डिस्कशन करूंगी जितना कि क्लास 6 एनसीईआरटी में दिया गया है। बिकॉज अगेन जैसे जैसे हम हायर एनसीईआरटीज की तरफ बढ़ेंगे तो हमें ये सारे के सारे टॉपिक्स को बहुत डिटेल में पढ़ना है। तो इफ़ यू आर विलिंग, अभी अगर आपको ज़रूरत है तो आप मेरा ये पीडीएफ डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, जिसमें कुछ डिटेल में आपको जो है संगम लिटरेचर के बारे में आपको मिलेगा, राइट, संगम एज के बारे में। तो अगर हम बात करते हैं संगम एज की, तो तमिल जो हीरोइक पोएम्स है, पॉपुलरली कॉल्ड संगम लिटरेचर, उनको हम संगम लिटरेचर कहते हैं। मतलब कि जो उस टाइम पे, जैसे कि अगर हम वैदिक काल की बात करते हैं तो उसको वैदिक पीरियड क्यों कहते हैं? उस टाइम पे वेदास लिखे गए थे। फिर जैसे जैसे हमने मॉडर्न की बात किया, जब उससे पहले हमने जैनिज्म और बुद्धिज्म का बात किया, तो मैंने आपको बताया था कि हमें लिटरेरी सोर्सेज मिलते हैं जिससे कि हमको पता चलता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने मॉडर्न पीरियड के बारे में आपको बताया था तो मैंने आपको बताया था अर्थशास्त्र, जो कि कौटिल्य ने लिखा था, इंडिका जो मेगास्थनीज ने लिखा था। इस तरीके की जो किताबें हैं उनसे हमें पता चलता है कि भाई उस टाइम में के पीरियड में क्या हो रहा था। तो सिमिलरली अगर हम बात कर रहे हैं डीप डाउन जो संगम एज की अगर हम बात करते हैं तो हमें उसके बारे में पता चलता है संगम लिटरेचर से। तो संगम लिटरेचर जो लिखा गया था वो तमिल हीरोइक पोएम्स है, मतलब वो प्रेज में लिखी गई पोएम्स थी, तमिल में लिखी गई हैं, और वो प्रशंसा में लिखी गई पोएम्स हैं, पॉपुलरली जिनको हम संगम लिटरेचर कहते हैं। इसका जो मेजर एविडेंस है फॉर द ओल्ड तमिल लिटरेरी ट्रेडिशन, तो जो तमिल के लिटरेरी ट्रेडिशन की अगर आप बात करते हैं तो उसको पढ़ने के लिए आप संगम लिटरेचर की बात करेंगे। तो साउथ इंडिया में क्या हो रहा था? तमिल बिकम अ लिटरेरी लैंग्वेज। अब ऊपर वाला जो इंडिया था, नॉर्थ इंडिया, अगर हम उसकी बात करते हैं तो संस्कृत जो थी एलीट की लैंग्वेज थी। बट जैसा कि हमने जब वैदिक जो पीरियड है, जब आर्यंस आए थे, उससे पहले क्या था, यहाँ के जो लोग थे, मतलब डीप डाउन अगर आप बात करते हैं, डाउन साउथ की अगर आप बात करते हैं, तो वहाँ पे क्या देखने को मिल रहा था हमको? वहाँ पे क्लासिकल लैंग्वेज थी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ा। तो यहाँ पे क्या था? ऊपर जो है संस्कृत प्रैक्टिस की जा रही थी, अगर कॉमन लैंग्वेज बात करें तो पाली थी, और नीचे जो तो है तमिल जो था लिटरेरी ट्रेडिशन यहाँ पे शुरू हो गया था। तो साउथ में तमिल बिकेम द लिटरेरी लैंग्वेज, दैट इज फुल ब्लोन लैंग्वेज, जिसकी अपनी खुद की राइटिंग स्क्रिप्ट भी थी। तो ये कब डेवलप हो गई थी? 3rd सेंचुरी बीसी तक ये जो डेवलप हो गई थी। 3rd सेंचुरी बीसी कौन सा टाइम पीरियड है? मौर्यन एम्पायर वाला टाइम पीरियड है, जब मौर्यन एम्पायर एक्सपैंड कर रहा है, उस टाइम की ये बात हो रही है। तो 3rd सेंचुरी बीसी में ही जिस टाइम पे ऊपर मौर्यन एम्पायर है, नीचे जो 3 साउथ में जो किंगडम्स थी
उसके अंदर क्या लैंग्वेज डेवलप हो रही थी, वहाँ पे तमिल जो है फ्लरिश कर रही थी और उसकी अपनी एक स्क्रिप्ट भी थी। एग्रीकल्चरल टूल्स की बात करते हैं अगर उस टाइम पे, तो हमें होज मिलते हैं, सिकल्स हैं, वो हमें ग्रेव्स में मिल रहे हैं। इससे हमें पता चलता है कि वहाँ पे एडवांस टाइप का एग्रीकल्चर भी प्रैक्टिस हो रहा था। वहाँ पे 3 कौन से किंगडम्स थे? चोलास थे, पांड्यास थे और चेरास थे एंड सत्यपुत्रास थे, जो कि अशोका के इंस्क्रिप्शन में भी इनका मेंशन मिलता है। अशोका ने भी लिखा है कि जो मौर्यन जो एम्पायर था उसका जो एक्सपेंशन था, नीचे जो उसकी बाउंड्री कौन बना रहे थे? चोलास, पांड्यास, चेरास जो थे ये उसकी बाउंड्री बनाते हैं। तो हमें अशोका के इंस्क्रिप्शन से भी उस चीज़ का कन्फर्मिटी मिलता है, और हमें संगम लिटरेचर जो हम पढ़ते हैं, जो उस टाइम के पोएम्स पढ़ते हैं, उस टाइम का जो लिटरेचर पढ़ते हैं, उससे भी उस बातों की पुष्टि होती है। तो अगर हम बात करते हैं लैंड साउथ ऑफ कृष्णा रिवर, अगर हम बात करते हैं साउथ में कौन सी बात है, ये कृष्णा रिवर के जो डाउन महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, तो कृष्णा के नीचे वाला जो एरिया था उस 3 किंगडम्स में वो बटा हुआ था, चोलाज में, पांड्याज में और चेराज में। चेराज कहाँ पे थे? चेराज थे केरला में। यू कैन टोटली सी फ्रॉम दिस मैप, ये देखिए केरला में, जो केरला वाला एरिया है यहाँ पे चेराज थे, नाम भी इनका राइमिंग है। चेराज कहाँ पे है? केरला में। चोलाज यहाँ पर है और पांड्याज सबसे नीचे है। ओके, तो ये जो था ये इनका ये वाला ज्योग्राफिकल लोकेशन है जहाँ पे ये थे। तो पांड्याज जो थे, पांड्याज आर द फर्स्ट मेंशन बाय मेगस्थनीज। मेगस्थनीज जो था जिसने कौन सी किताब लिखी थी? इंडिका। इंडिका के अंदर हमको मौर्यन एम्पायर के बारे में देखने को मिलता है। और मेगस्थनीज कौन था? एम्बेसडर था किसका? सेल्यूकस निकेटर का। ये हमने सारी बातें पढ़ी थी। और सेल्यूकस निकेटर कौन था? सेल्यूकस निकेटर था जनरल किसका? अलेक्जेंडर का। अलेक्जेंडर ने अपने जनरल को भेजा हुआ था इंडियन सब कॉन्टिनेंट का जो नॉर्थ वाला पार्ट है उस पर रूल करने के लिए। ये जनरल जो था सेल्यूकस निकेटर, ये उसको संभालता था। इस सेल्यूकस निकेटर का एम्बेसडर था मेगस्थनीज। मेगस्थनीज ने इसको कहाँ भेजा था? इंडिया में। ऐसा कब हुआ था? जो चंद्रगुप्त जो थे मौर्यन एम्पायर के जो फाउंडर है चंद्रगुप्त, उन्होंने जो है इनके ऊपर, इनके साथ इनका मतलब इन्होंने कॉन्केस्ट किया था। जो इनकी जब झगड़ा हुआ, इनका जब लड़ाई हुआ था, झगड़ा नहीं होता वॉर होती है, तो जब इनकी लड़ाई हुई थी, वॉर हुई थी, तो जो है सेल्यूकस निकेटर हार गया। बट फिर सेल्यूकस निकेटर ने क्या किया? एक ट्रीटी साइन किया जिसमें कि उन्होंने वो वाला ज्योग्राफिकल एरिया जो था वो मौर्यन एम्पायर को दे दिया, साथ में अपनी डॉटर भी, ठीक है, शादी करने के लिए। तो ये जो है ये स्टोरी मैंने आपको इसलिए सुनाई ताकि आपको ये चीज़ अच्छे से रट जाए, आपको समझ में आ जाए कि मेगस्थनीज एज एन एम्बेसडर अगर हमारे पास आया है तो वो किस टाइम पीरियड की बात हो रही है। उस टाइम पीरियड की बात हो रही है जब चंद्रगुप्त वन है। तो जब मेगस्थनीज किताब लिखते हैं अपनी इंडिका, तो उसमें वो मेंशन करते हैं पांड्याज के बारे में भी। तो इससे हमें पता चलता है कि पांड्याज जो है नीचे डाउन साउथ में है। उन्होंने बताया था कि जो ये पांड्याज वाली जो है किंगडम, ये कौन रूल कर रही है? रूल्ड बाय ए वुमेन, एंड दैट इवन 7-year-old मदर्स वर फाउंड इन द पांड्या कंट्री। उसने बताया कि विमेन वहां पे रूल कर रही थी। इसने अपनी किताब में लिखा है। दिस में सजेस्ट दैट सम मैट्रियार्कल इन्फ्लुएंस इन द पांड्या सोसाइटी। इससे हमें पता चलता है जो मेगस्थनीज ने अपनी किताब में लिखा अबाउट द पांड्या किंगडम की वहां पे विमेन उसको रूल कर रही है, तो उससे पता चलता है पूरा इंटायर इंडिया में क्या हो रहा था उस टाइम पे। ये वो वाला टाइम पीरियड है जो वैदिक पीरियड के बाद वाला टाइम पीरियड है, जहां पे लेटर वैदिक सोसाइटी जो थी उसमें जो विमेन की डोमिनेंस खत्म हो गई थी और विमेन को काफी ऑप्रेस्ड कंडीशन में रखा जाने लगा था, राइट। कुरीतियां थी हमारी सामाजिक। तो उसके बाद वाले जितने भी पीरियड है उसमें भी क्या है, विमेन की कंडीशन खराब ही रही। लेकिन हमें कहाँ से मिलते हैं? मेगस्थनीज ने जब लिखा पांड्यास के बारे में तब भी हमको एविडेंस मिलते हैं कि उस टाइम पर भी पांड्या जो किंगडम है उसके अंदर क्या था? उसके अंदर वुमेन डोमिनेंस था, मैट्रियार्कल इन्फ्लुएंस था। सो अकॉर्डिंग टू मेगस्थनीज पांड्या किंगडम वाज सेलिब्रेटेड फॉर पर्ल्स। उसने ये भी लिखा कि वहां पे भाई मोती भी मिलते थे। तो ये सब उसकी किताबों में लिखा हुआ है। लोकेशन क्या है ये आप समझ गए हैं। अगर हम तमिलनाडु को 2 पार्ट में करते हैं तो जो अपर पोर्शन है वो चोलाज है, नीचे वाला पांड्याज है, और चेराज कौन सा है? जहाँ पे केरला है अभी मॉडर्न। अगर हम बात करते हैं संगम पॉलिटी की, तो जो वो पीरियड था वो कौन से टाइम पीरियड की बात हो रही है? मैंने आपको बताया 3rd BC से लेके 3rd सेंचुरी AD तक का टाइम पीरियड है। तो आप ये समझ लीजिए ये 500-600 ईयर्स का टाइम पीरियड है। मतलब 3rd सेंचुरी AD का क्या मतलब है? 3rd सेंचुरी AD का मतलब है मौर्यन एम्पायर डिक्लाइन हो गया और मौर्यन की जगह पे छोटे छोटे एम्पायर्स आ चुके हैं और वो भी डिक्लाइन हो गए, और उसके बाद गुप्ता पीरियड शुरू हो जाता है जिसको लिटरेचर का गोल्डन पीरियड कहा जाता है, जो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। तो जिस टाइम पे गुप्ता पीरियड भी चल रहा था, जिस टाइम पे मौर्य भी पीरियड था, ये पूरा का पूरा संगम पीरियड था 3rd सेंचुरी BC से लेके 3rd सेंचुरी AD तक, राइट। तो ये आपको साथ में अपने दिमाग में कोरिलेशन जरूर रखना है।
तो 3rd सेंचुरी एडी तक कौन सा चल रहा है, संगम पीरियड चल रहा है। तो ईच संगम डायनेस्टी हैज रॉयल एम्बलम, सबके अपने अपने एम्बलम्स थे। जैसे कि पांड्याज का क्या था, ये ऐसे फिश बनी हुई थी, कार्प। टाइगर किसका था, चोलाज का था। चेराज का जो क्या था, ये धनुष बना हुआ था, बो, टाइगर एंड कार्प। तो ये क्योंकि आपको पता होना चाहिए, कुछ बड़े बड़ी इंपॉर्टेंट सी बातें हैं, तो ये तो आपको याद रहेंगी। पांड्याज का मछली था, चोलाज का टाइगर था और चेराज का बो था, राइट। अगर एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो यहाँ पे कैसे चल रहा था किंगडम में, इन तीनों किंगडम के अंदर भी हेरिडिटरी मोनार्की थी। एक राजा होता था जो हेरिडिटरी सक्सेशन से बन रहा है। किंग जो था एडवाइस लेता था, उसके कोर्ट पॉइंट्स होते थे। किंग जो था असिस्ट होता था, उसकी भी एक लार्ज कैबिनेट होती थी, जैसा कि हम ऊपर पढ़ रहे थे मौर्यन एम्पायर में, तभी तो एक अच्छे से चलेगा राजपाट। तो उसके भी मिनिस्टर्स होते थे, प्रीस्ट होते थे, मिलिट्री कमांडर होता था, एनवॉय होता था और स्पाइज होते थे, ये सारे लोग उसके पास भी होते थे। इंपीरियल कोर्ट जो था उसको अवई कहा जाता था। ईच रूलर हैज अ रेगुलर आर्मी एंड देयर रिस्पेक्टिव कोडिमाराम होता था उसका, सबके पास आर्मी होती थी। तो ये सारी चीजें जो हैं ये आप पढ़ सकते हैं। उनका इनकम का पूरा लैंड रेवेन्यू सिस्टम था। मतलब दिस डिटेल यू कैन रीड। हम जो है इसको क्लास 6 एनसीईआरटी का पार्ट नहीं है, इसलिए हम इसको फास्ट फॉरवर्ड मोड में स्किप करके पढ़ रहे हैं। आप इसको पढ़ सकते हैं, क्योंकि हम जो है चोलास, चेराज और पांड्याज के बारे में लेटर ऑन क्लासेस में भी पढ़ेंगे, इसलिए जो है हम नहीं पढ़ रहे। अगर हम संगम सोसाइटी की बात करते हैं तो टोलकापियाम जो है ये मोस्ट एंशिएंट तमिल ग्रामर बुक होती है। तो टोलकापियाम जो थी सबसे पुरानी तमिल की ग्रामर बुक है, जिसमें से हमें तमिल ग्रामर के बारे में पता चलता है। ओल्डेस्ट एक्सटेंट लॉन्ग वर्क ऑफ तमिल लिटरेचर है। इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग संगम सोसाइटी। ये वैसे तो ग्रामर की बुक है, लेकिन इसमें संगम सोसाइटी के बारे में भी लिखा गया है। इसकी 5-fold डिवीजन ऑफ लैंड, उसमें बताया गया कि 5-fold डिवीजन ऑफ लैंड थे, ये आप पढ़ सकते हैं। अगर आप इतना डिटेल पढ़ना चाहते हैं अभी तो यू कैन रीड दिस। हम जो है इसको लेटर चैप्टर्स में पढ़ेंगे, बिकॉज मैं अपनी बाकी की आप सब लोगों को कंफ्यूज नहीं कर सकती। सिंस एनसीईआरटी सीरीज तो हम एनसीईआरटी का ही पार्ट पढ़ रहे हैं। बट टोलकापियाम जो है इसका सबसे पुराना लिटरेचर है, जिसमें ग्रामर के बारे में बताया गया है, बट सोसाइटी की डिवीजन वगैरह सब बताया गया है। इट ऑल्सो रेफर्स टू कास्ट सिस्टम भी वहाँ पे था। पॉलिटिकल हिस्ट्रीज भी आप पढ़ सकते हैं। चेराज जो थे वो रूल करते थे। मॉडर्न केरला में अभी हमने बात किया कि वहाँ पे विमेन डोमिनेटिंग सोसाइटी भी थी। तो ये सब आप यू कैन टोटली रीड दिस वन। ये देखिए संगम जो चेरा किंगडम है 300 BC से लेके 250 AD तक चली है। आप सोचिए जो कोई किंगडम इतनी लंबी चल रही है तो आप इतना ज़रूर समझ लीजिए कि उसका एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर जो है वो बहुत अच्छा है, उसका सोसाइटल स्ट्रक्चर भी स्टेबल है, तभी वो किंगडम स्टेबल हो पाती है। अदरवाइज अगर ऑटोक्रेटिक रूलर हो तो एक किंगडम को इतने लंबे टाइम तक चलना जो है थोड़ा मुश्किल हो जाता है, अगर उसके पास पब्लिक सपोर्ट नहीं है। तो वहाँ से जो है हमें कॉपर के कॉइन्स मिले हैं। ये देखिए इस टाइप से उनका एम्बलम बना हुआ है, उसके ऊपर बो बना हुआ है और एलिफेंट बना हुआ है, ये देखिए। तो ये सारी चीज़ें जो है हमें मिली हैं खुदाई के दौरान। अगर फिर हम चेरन संगुटवन जो है ये उसके पहले किंग थे, बिलोंग टू 2nd century AD, पहले नहीं थे, 2nd century AD के किंग है। हिज यंगर ब्रदर वॉज इलैंगनो एडिगल। So these are a bit detail. I am again saying whosoever is interested you can read that. Whosoever is not interested you can totally skip that, क्योंकि जितना हमारे लिए NCERT पोर्शन से इम्पॉर्टेंट होगा हम लेटर ऑन क्लासेस में उसको ज़रूर से कवर करेंगे। देखिए ये अलग अलग डायनेस्टीज़ के बारे में बताया गया है। चोला किंगडम के बारे में बताया गया है, पांड्या डायनेस्टी के बारे में बताया गया है। मैंने आपको बता दिया जो जोग्राफिकल एरिया है, उनके अलग अलग किंग के बारे में बताया गया, पोजीशन ऑफ वुमेन के बारे में बताया गया, फाइन आर्ट्स, कोथू आर्ट फॉर्म, इकोनॉमी ऑफ संगम लिटरेचर। जो इकोनॉमी थी संगम लिटरेचर की वो कैसी थी? एग्रीकल्चर वॉज द चीफ ऑक्यूपेशन। कब से शुरू हुई थी? क्योंकि 3rd century BC से शुरुआत होती है, 3rd century AD तक शुरुआत होती है, तो ये पूरी संगम एज है। मेजरली जो थी एग्रीकल्चर इकोनॉमी थी। राइस वॉज कॉमन क्रॉप, रागी, शुगर केन, कॉटन, पेपर, जिंजर, टर्मरिक, ये सब हमको वहाँ पे मिला है। जैक फ्रूट एंड पेपर वर फेमस फॉर चेरा कंट्री। पैडी वॉज द चीफ क्रॉप इन चोला एंड पांड्या कंट्री। चोला और पांड्या में पैडी चीफ क्रॉप थी और वहाँ पे जैक फ्रूट और पेपर। चेरा मतलब केरला में। ऑक्यूपेशन क्या था वहाँ का? हैंडीक्राफ्ट जो था वो ऑक्यूपेशन हुआ करता था। संगम पीरियड वॉज पॉपुलर। वीविंग, मेटल वर्क, कारपेंट्री, शिप बिल्डिंग, मेकिंग ऑफ ऑर्नामेंट्स, ये सारी चीज़ें वहाँ पे प्रैक्टिस हुआ करती थी।
देयर वॉज अ ग्रेट डिमांड फॉर दीज प्रोडक्ट, इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल ट्रेड के लिए इन प्रोडक्ट्स की डिमांड होती थी, इसलिए बनाए जाते थे। स्पिनिंग वीविंग ऑफ कॉटन एंड सिल्क क्लॉथ वॉज ऑल्सो ऑफ वेरी हाई क्वालिटी, उसकी स्पिनिंग और वीविंग भी की जाती थी। जो पोएम्स है उसमें मेंशन है कि कॉटन क्लोथ्स एज थिन एज क्लाउड ऑफ स्टीम और अ स्लॉट ऑफ अ स्नेक, मतलब इतने पतले पतले इतने फाइन कपड़े भी बनाए जाते थे। देयर वर ग्रेट डिमांड इन वेस्टर्न वर्ल्ड फॉर कॉटन क्लोथ्स वुमेन एट उरायू। तो उरायू में जो जगह है वहां पे जो कॉटन क्लोथ्स बनाए जाते थे उनकी डिमांड बाहर भी बहुत ज्यादा होती थी। सिमिलरली ट्रेड प्रैक्टिस भी किया जाता था। ये सारा जो था ये सब कहाँ पे हो रहा था, ये सारा का सब कुछ हो रहा है डाउन यहाँ पे साउथ वाले पोर्शन में, कहाँ पे, कृष्णा रिवर के बिलो द कृष्णा रिवर। ओके, इस तरफ है चेरास, यहाँ पर हैं चोलास और ये हैं पांड्यास। ठीक है, ये आप समझ गए। अब आप हम जो इस चैप्टर का एक्चुअल में जो इस चैप्टर में पार्ट में दिया गया है दैट इज अबाउट द बिगिनिंग ऑफ भक्ति। ये जो पीरियड था, अब क्या हो चुका है, मौर्यन एम्पायर धीरे धीरे डिक्लाइन हो गया और क्या 3rd सेंचुरी की बात हो रही है, मौर्यन एम्पायर आया और उसके बाद वो डिक्लाइन होता है। तो उस टाइम पे क्या होता है, जब मौर्यन एम्पायर है और डिक्लाइन हो रहा है, उस टाइम पे बिगिनिंग ऑफ भक्ति पीरियड की शुरुआत होती है। तो वर्शिप ऑफ सर्टेन डेटीज, अभी तक क्या हम कर रहे थे, जब तक वैदिक पीरियड चल रहा था, पहले अर्ली वैदिक फिर लेटर वैदिक, अर्ली वैदिक और लेटर वैदिक पीरियड में अलग अलग भगवानों की पूजा की जा रही थी, ये हमने पढ़ा था। पहले जो थे थोड़े नेचुरल भगवानों की पूजा की जाती थी, अग्नि भी इंपॉर्टेंट है, ये सब भी इंपॉर्टेंट। लेटर वैदिक में क्या हुआ था, ब्रह्मा विष्णु महेश 3 और गॉड आ गए थे, सुपर गॉड जिनको हमने बोला, वो 3 गॉड आ गए थे। अब क्या होने शुरू हो गया, उसके बाद वाला जो पीरियड था उसमें क्या आया था, बुद्धिज्म और जैनिज्म। फिर क्या हुआ था, बुद्धिज्म और जैनिज्म के बाद शुरुआत होती है बिगिनिंग ऑफ भक्ति पीरियड। तो इसमें क्या होता है, वर्शिप ऑफ सर्टेन डेटीज विच बिकम अ सेंट्रल फिगर फॉर लेटर हिंदुइज्म एंड ग्रेन प्रोमिनेंस। इसके अंदर शिवा वही वाली जो थी, विष्णु दुर्गा, ये सारे के सारे जो डेटीज थे इनकी भी पूजा की जाने लगी थी, शिवा की, विष्णु की, दुर्गा की। ये जो डेटीज थे दे आर वर्शिप थ्रू भक्ति। अब इनको भक्ति मार्ग के थ्रू इनकी पूजा करने लगे। पहले हम क्या कर रहे थे, वैदिक काल में क्या हो रहा था, रिचुअल्स, बहुत सारे रिचुअल्स, यज्ञ करो, बलि चढ़ाओ, मंत्रोच्चारण करते रहो। अब क्या चेंज हुआ भक्ति पीरियड में, भक्ति पीरियड में अब भक्ति मार्ग का को ज्यादा फॉलो किया जाने लगा। मतलब क्या था कि पर्सन्स डिवोशन टू हिज और हर चोजन डेटी, वो उसको डिवोटेड हो जाता था बिल्कुल। भक्ति में क्या होता था, जैसे गुरु नानक, कबीर, मीरा, ये सब थे, उन्होंने मतलब आप जो है उस अपनी पूरी लाइफ को अपने जो भी गॉड, जिसको आप अपना गॉड मान लेते हैं, उसको डिवोट कर देते थे। नॉर्मल काम कर रहे हैं अपने लाइफ के, लेकिन सब कुछ डिवोटेड टू दैट गॉड। There was no discrimination as a person belonging to any class could follow the path of bhakti. अब आप ये समझ लीजिए ये सारा टाइम पीरियड कौन सा है, ये टाइम पीरियड है बुद्धिज्म और जैनिज्म के बाद का। अभी हमने पढ़ा था बुद्धिज्म और जैनिज्म डिक्लाइन होने शुरू हो गया था धीरे धीरे। जब बुद्धिज्म और जैनिज्म का आगमन हुआ था तो हम समझ गए थे कि भाई वो जो हिंदू जो सो कॉल्ड धर्म है, वैदिक जो कल्चर है, उससे लोगों ने परेशान होकर बुद्धिज्म और जैनिज्म को अडॉप्ट करना शुरू किया था। तो जो हिंदू धर्म था उसके अंदर भी बहुत सारी कुरीतियों को हटाया गया, उसमें भी रिफॉर्म्स हुए। उसी का एग्जाम्पल आपको देखने को मिलता है भक्ति पीरियड में। जो हिंदुइज्म का पार्टी है भक्ति, लेकिन उसके अंदर कर्म कांड को हटा दिया गया, बिल्कुल कर्म कांड कुछ करने की जरूरत नहीं है, बलि चढ़ाने की जरूरत नहीं है। भक्ति मार्ग से जो डिवोटी है वो पूजा करेंगे उस मार्ग से। तो उसमें किसी का डिस्क्रिमिनेशन नहीं था। आपको अलग अलग कास्ट, लोअर क्लास सब जगह मिलेंगे जो कि भक्ति मार्ग को उन्होंने फॉलो किया और बहुत बड़े बड़े संत बने, हम पढ़ेंगे आगे। तो आइडिया जो था भक्ति का इज प्रेजेंट इन भगवत गीता। भगवत गीता में भी आइडिया प्रेजेंट है, सेक्रेड बुक जो है हिंदू की। सिस्टम ऑफ भक्ति जो है वो क्या करता है, एम्फेसाइज करता है डिवोशन पे एंड इंडिविजुअल वर्शिप ऑफ गॉड एंड गॉडेस। वो कहता है कि आप अपने इंडिविजुअली भक्ति करो जैसे आपको करनी है, आपको कोई मंत्रोच्चारण करने की जरूरत नहीं है, कोई ये सब करने की जरूरत नहीं है। कबीर को आप पढ़ेंगे, मतलब अपना काम करते करते आपको भक्ति में ये सब देखने को मिलेगा, अपना काम करते रहिए। अगर आपका हार्ट जो है वो प्योर है तो आपको आपके उस काम करते करते ही आपको भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, ये सब कहा गया है। विष्णु जो है उस टाइम पे एज ए वराहा, एन इमेज ऑफ ऑन मध्य प्रदेश से हमको ये मिली है, वराहा अवतार जो है विष्णु का। दिस मैग्निफिसेंट जो स्टैचू है इज स्पेशल फॉर्म ऑफ विष्णु द वराहा और बोर। मतलब जो बोर जो होता है, जो जंगली जो सुअर होता है उसको बोला जाता है। तो ये वराह अवतार था, ये विष्णु के वराह अवतार की जो मूर्ति है ये आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। कहाँ पर ये मिलती है हमें, मध्य प्रदेश में। अकॉर्डिंग टू पुराना विष्णु टुक द शेप ऑफ अ बोर
इन ऑर्डर टू रेस्क्यू द अर्थ। ये जो अर्थ को बचाने के लिए जो विष्णु भगवान है उन्होंने ये अवतार लिया था, जो विष्णु पुराण है ये बोलती है, विच हैड संक इन टू वाटर, क्योंकि जो हमारी अर्थ है वो पानी में डूब गई थी, तो इसलिए उसको बचाने के लिए भगवान को ये वाला अवतार लेना पड़ा। हेयर द अर्थ इज शोन एज अ विमेन। तो यहाँ पे जो है ये देखिए, ये जो विमेन यहाँ पे है इसको ये डिपिक्ट कर रही है अर्थ को, मतलब हमारी जो अर्थ है वो डूब गई पानी के अंदर, तो भगवान विष्णु को ये वराह अवतार लेना पड़ा और वो उसको निकाल कर लेकर आए पानी में से। तो ये विष्णु पुराण का स्टोरी है। फिर संगम एज एंड कैसे होती है? एंड ऑफ संगम एज कब हो रहा है? 3rd सेंचुरी एडी के आसपास संगम एज एंड होती है। द संगम पीरियड स्लोली विटनेस द डिक्लाइन। Kalbaras occupied the Tamil country for about 2.5 century. There is no much information about कालाभरा रूल। मतलब ये किंगडम खत्म हो जाती है, पल्लवास जो पांड्यास जो और ये जो होते हैं इसकी जगह पे कालभरा रूल आ जाता है। इनके बारे में डिटेल में हम जो है लेटर ऑन क्लासेस में बात करेंगे। इस चैप्टर में इतना ही है। दिस वाज अ वेरी वेरी स्मॉल चैप्टर। पीडीएफ में आपको कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ये चैप्टर आपको इसलिए बताया गया, इस चैप्टर में आपने ये देखा कि जिस वक्त 3rd सेंचुरी एडी बीसी से लेके एडी तक वाला जो पीरियड था, जिसमें जो नॉर्दर्न इंडिया और सेंट्रल इंडिया जो है उसमें क्या फ्लरिश कर रहा था? मौर्यन एम्पायर। और मौर्यन एम्पायर के बाद अलग अलग जो है शुंगा, कानवाज और सतवाहनाज आए, और जो जिस जगह पे मौर्यन एम्पायर हुआ करता था। बट डाउन साउथ में उस टाइम पे क्या था? 3 इंपॉर्टेंट किंगडम्स थी, और वहाँ पे क्या होती है? संगम एज जो होती है वहाँ पे चल रही है। तो संगम एज जो है वहाँ पे अलग से चल रही है, वो जिसमें से जो केरला वाली जो किंगडम है चेराज, वहाँ पे फीमेल का डोमिनेंस है। संगम लिटरेचर बहुत सारा उस टाइम पे कॉन्स्टिट्यूट किया गया, जिससे हमें इसके बारे में जानने को मिलता है। साथ में जो होता है इस टाइम पीरियड में क्या होता है? एक भक्ति कल्ट भी आता है। भक्ति कल्ट किस लिए आया था? वो बोलता है कि रिचुअल्स को ज़्यादा फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, आप इंडिविजुअल वर्शिप भी कर सकते हैं अपने गॉड की। तो इस तरीके से ये चीज़ें आती हैं। सिंस इट इज़ अ क्लास 6 एनसीईआरटी बुक, तो हम इसको उतना ही ब्रीफ रख रहे हैं जितना चैप्टर में है। आई होप आपको क्रोनोलॉजी जो है कम से कम वो आपके दिमाग में बिल्कुल सेट हो गई है। इन नेक्स्ट चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट गुप्ता एज, गुप्ता पीरियड के बारे में हम बात करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट एक और चैप्टर है जिसके साथ साथ हम क्लास 6 की एनसीईआरटी को फिनिश करेंगे, और फिर लेटर ऑन हम एंटर करेंगे क्लास 7 की एनसीईआरटी में। हम अपना डिफिकल्टी लेवल उतना ही रखेंगे जितना क्लास वाइज चल रहा है। लेटर ऑन जैसे जैसे आगे जाते जाएंगे लेक्चर्स की डिफिकल्टी थोड़ी थोड़ी बढ़ती जाएगी, क्योंकि क्लासेस एडवांस होती जाएंगी। सो थैंक यू सो मच। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा, और आपको अब तक जो आपने हिस्ट्री पढ़ी है मेरे जितने भी लेक्चर्स में, वो आपको साथ में याद भी हो गई होगी जितना हमने अब तक पढ़ा है। सो ऐसे ही पढ़ते रहिए, आपको पता भी नहीं चलेगा कैसे आपको हिस्ट्री पूरी अच्छी तरीके से लर्न हो गई है, एंड यू विल बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चंस एज वेल। पढ़ते रहिए एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन।